नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। खान सर को लेकर पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खान सर के ऊपर उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के पोस्ट को लेकर पटना पुलिस द्वारा केस दर्ज किया जा सकता है। खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाकर छात्रों को बरगलाने का आरोप है। अफवाह फैलाने को लेकर पटना पुलिस नाराज है। पोस्ट से किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर उनको जिम्मेवार बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म के ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने, फेक मैसेज करने एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने हेतु उक्त ट्विटर हैंडल पर उचित प्राथमिकी दर्ज की जाए। बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक यदि छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। शुक्रवार की देर रात पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल से छात्र दिलीप कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। छात्रों से बात की है हमारे संवाददाता महीप राजन्यायी, आपको सुनाते हैं। कल जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, फिर उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल से उनके नेता दिलीप कुमार को जो अरेस्टिंग हुई है उसके खिलाफ अब छात्र जो है वो आक्रोशित है। आखिर क्या पूरा मामला है, हम आइए उन्हीं से जानते हैं और किस तरह का वो लोग जो है आगे अभियान चलाएंगे, किस तरह का अभियान चलाएंगे और क्या करेंगे। जे हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि हम लोग का डिमांड जब पूरा कर दिया गया है तो छात्र नेता दिलीप कुमार जी को अभी तक क्यों अरेस्ट करके रखे हैं, जबकि उनके साथ टीचर लोग को भी अरेस्ट किया गया था। कई सारे टीचर हैं तो उन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन दिलीप कुमार जी क्या क्रिमिनल है, आतंकवादी है, कहीं पे बम मार दिए हैं जो उनको अरेस्ट करके रखे हैं। उनको जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हज़ारों विद्यार्थी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास। अगर उनको रिहा नहीं कीजिएगा तो छात्र फिर से सड़क पे आ जाएगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आज भी स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगा प्रशासन से। ठीक है, ये अल्टीमेटम है आप लोगों का? 2 बजे तक का अल्टीमेटम है। हम छात्रों को बना रहे हैं कि 2 बजे तक आप लोग कुछ नहीं कीजिए, दिलीप जी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 बजे तक नहीं रिहा होगा तो छात्र फिर मानने वाले नहीं हैं। कहाँ से ये आंदोलन फिर से शुरू करेंगे आप लोग? फिर से सबसे पहले तो प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि एक अपराध में 2 कानून नहीं चलेगी। क्योंकि जब आप डिटेन किए तो सबको डिटेन किए, तो एक को छोड़ दिए और एक को मतलब रखे हैं अभी तक, और रात भर आपने नहीं बताया हम लोग को जो कहाँ है। अभी पता चला कि उस पर जेल भेजने की तैयारी है। तो किस तक, जब डिटेन हुआ तो सब जाएगा जेल, जब डिटेन हुआ तो सब जाएगा जेल, लेकिन एक ही को क्यों आप रखे हैं? तो दिलीप कुमार आप विचारधारा बन गए हैं। अगर वो जेल जाएंगे तो लाखों लड़का जेल जाने के लिए तैयार है। इसीलिए विनम्र निवेदन है पक्ष विपक्ष और पुलिस प्रशासन से, क्योंकि वो आतंकवाद नहीं है, वो किसी तरह के तो उपद्रव नहीं किया। अगर उपद्रव किया तो दिखाइए फोटो। तो इसीलिए किस तहत आप उसको जेल भेजेंगे? अगर जेल भेजेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एक को रखिएगा बाहर, एक को जेल। जब भेजना था तो सबको रास्ते भेज देते। तो इसीलिए विनम्र निवेदन है कि कम से कम उसको अभी 2 बजे तक रिलीज कर दिया जाए, नहीं तो यहाँ लाखों लड़का फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि दिलीप भैया कहाँ है। क्योंकि एक आह्वान पर, क्योंकि बिहार से दिल्ली तक एक आह्वान पर लड़का जमा हो जाते हैं, तो वो विचारधारा बन गए हैं। इसीलिए विनम्र निवेदन है प्रशासन से कम उसको आप रिलीज कर दीजिए, नहीं तो ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलेगी कि एक को बाहर एक को अंदर। ये किस तहत आप कर रहे हैं? क्योंकि वो आतंकवाद नहीं है, यहाँ किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ है, तो उसको किस विशेष पर आप जेल भेज रहे हैं? क्या कहेंगे?
देखिए, कल हम लोग छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ और डेलीगेशन मिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता दिलीप कुमार को चोटें भी आईं, वो हॉस्पिटलाइज भी थे, लेकिन वहाँ से छात्र जाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। वहाँ से 3 घंटा के सुई दवा मेडिकल हुआ छात्र नेता दिलीप कुमार को, वहाँ से फिर भी निकले कि नहीं हम छात्रों के साथ रहेंगे, फिर भी गए वहाँ पर, लेकिन कुछ देर रात में उनको डिटेन कर लिया गया और छात्र सदमे में थे। जब इन्फॉर्मेशन गया गर्दनीबाग थाना में, बात की है कि सर दिलीप कुमार को जब सबको छोड़ दिया गया तो छात्र नेता दिलीप कुमार को क्यों नहीं छोड़ा गया, आखिर क्यों नहीं छोड़ा गया, हम ये पूछने के लिए गए, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोग सदमे में थे। फिर कुछ देर रात में पता चला कि दिलीप कुमार को, छात्र नेता दिलीप कुमार को सचिवालय थाना में रखा गया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी से, सम्राट चौधरी जी से मांग करते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को आप रिहा करवाइए, इसलिए कि वो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, न उनके आंदोलन में कोई उपद्रवी होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। ये तो ऐसे छात्र थे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, वैसे छात्र उपद्रवी हो जाएंगे। अगर बीपीएससी को यही चाहिए तो होता था तो पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देता। देर रात में जब नोटिफिकेशन, हम लोग काहे ला रोड पर उतरते, सबका थोड़ी ना रोड पर उतरना। इसे आखिर अब आप लोग क्या कीजिएगा अगर रिहा नहीं किए जाते हैं दिलीप कुमार? हाँ, तो 2 बजे तक अल्टीमेटम दिए हैं कि नहीं होगा तो फिर से बहुत बड़ा महा आंदोलन होगा। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? अब देखिए कि 2 बजे तक नहीं होता, पटने से होगा आंदोलन। देखिए, छात्रों का साफ कहना है कि अगर 2 बजे तक छात्र नेता दिलीप कुमार को छोड़ा नहीं जाता है तो फिर से एक बार पटना की सड़कों पर जो है वह छात्रों का महा आंदोलन होगा और इसके लिए सरकार तैयार है। सहयोगी राजेश के साथ मही। कल दोपहर बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि बीपीएससी ऑफिस के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही अप्रिय घटना हुई है। उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में 23 सितंबर 2024 को जो विज्ञापन निकाला और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन देने जाने का अवसर दिया गया था। वहीं बच्चों की मांग पर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 4 नवंबर किया गया। अब जब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है तो एग्जाम के ठीक 1 हफ्ते पहले वैसे लोग जो एग्जाम में बैठने की शैक्षणिक योग्यता नहीं रख पाए, वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं के बीच भ्रम फैलाकर अपना राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में 23 सितंबर 2024 को जो विज्ञापन निकला और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन देने का अवसर दिया गया, बच्चों की मांग पर 4 नवंबर तक बढ़ाया गया। अब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने का समय तय है, 1 सप्ताह के बाद। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैं आग्रह निवेदन करेंगे छात्रों से कि आज मोदी जी, नीतीश जी की सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए और एक नए वातावरण के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था को बना रहे हैं। जो इस माहौल को भ्रम और अराजकता के वातावरण से दूषित करना चाहते हैं, उसके अफवाह और भ्रम में न पड़े। कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान सरकार करने के लिए बैठी हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा
दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए जानकारी दी है, जिसमें रिठाला मेट्रो लाइन को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिलने को लेकर बताया है। इससे करीब 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा, जो कि 62,000 करोड़ की परियोजना के साथ पूरा किया जाएगा। इसमें रिठाला से आगे रोहिणी के कई सेक्टर 52 और नरेला से आगे तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जब लोकसभा चुनाव में आया था तो मैंने एक बात कही थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूं और कई गारंटियां हम पूरी कर रहे हैं। आज आपने नरेला बवाना में रहने वाले लाखों लोगों को एक जो तोहफा दिया है कि यहाँ पर लोगों का कहना था कि नरेला तक मेट्रो कब आएगी, बवाना मेट्रो कब आएगी, तो मैंने वायदा किया था कि मैं नरेला बवाना की मेट्रो को रिठाला से लेकर आऊँगा। आज मुझे अपार खुशी है, भारत की कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। 6280 करोड़ रुपए की परियोजना जो है उसका मंत्रिमंडल का ही इंतजार था। हमारे दिल्ली मेट्रो जो हमारा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क इन दिल्ली एनसीआर को मैं कुछ दिन पहले मेट्रो के एमडी विकास कुमार जी से मिला था। उन्होंने कहा कि हमारा काम सारा तैयार है, केवल कैबिनेट की मंजूरी होती है, मंजूरी होनी है। आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होती है। देश के प्रधानमंत्री ने इस बड़े प्रोजेक्ट को, जो बहुत बड़े अमाउंट का है, अमाउंट कोई महत्व नहीं रखता, लोगों को सुविधा देने का काम जो लोगों के मन में था कि नरेला में मेट्रो आएगी या नहीं आएगी, बवाना में मेट्रो आएगी या नहीं आएगी, उस मेट्रो को नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी है। मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का, और मैं अपने 25,83,000 मतदाताओं का भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी कमिटमेंट झूठी नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर आया हूँ और उस गारंटी के साथ अब रिठाला से यह सोनीपत, कुंडली बॉर्डर और नाथुपुरा तक जाएगी। उसके बीच में 21 स्टेशन हैं, इसमें बवाना भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जय कॉलोनी भी है, सन्नौड भी है और रोहिणी के कई सेक्टर हैं। तो यह बहुत बड़ी सौगात है। धन्यवाद मोदी जी, मैं आपका आभारी रहूंगा। अनोखा गांव है। इस गांव को फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर घर में लोग पीढ़ियों से सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते रहे हैं। यहाँ फौज की तैयारी करने वाले युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शपथ लेते हैं कि जब तक वह फौज में नहीं जाएंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे। जानिए इस गांव की क्या है खासियत। गया का चिरियावा गांव प्राकृतिक छटा इस गांव की खूबसूरती को जहां बढ़ाती है, वहीं देश के प्रति जज्बा और जुनून इस खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। चिरियावा गांव में एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक लोग फौज में हैं। यहाँ के युवकों का अटल निश्चय भी काफी प्रसिद्ध है। युवा देश के प्रति इतने समर्पित हैं कि फौज में जाने से पहले वो शपथ लेते हैं कि जब तक फौज में नहीं जाएंगे विवाह नहीं करेंगे। मैं इस गांव में रहकर, मैं बहुत सीनियर लोगों को देखकर, इसी गांव में रहकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आर्मी में सिलेक्ट हो। कैसे तैयारी करते हैं? हम लोग यहाँ देवी माता का आशीर्वाद लेकर शुद्ध भाव से यहाँ पर दौड़ते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसी से हम लोग को तैयारी होता है। इस अनोखे गांव की एक और खासियत भी है। यहाँ ग्राउंड में एक देवी माता का मंदिर है और यहाँ 7 बहन या भैरव बाबा भी हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस ग्राउंड में जो भी माँ का आशीर्वाद लेके दौड़ता है वो फौजी बनकर ही निकलता है। हाँ, यहाँ हर घर में 1-2 बंदा आपको फौज में मिलेगा। काफी सारे रिटायर भी हैं हमारे सीनियर। मेरे अंकल भी फौज में थे। अग्निवीर में चयनित हुए आलोक रंजन बताते हैं कि उन्हें माता का आशीर्वाद मिला, जो सौगंध ली थी वो पूरा हुआ और अब वो अग्निवीर बन चुके हैं। पिछले साल ही सफलता उन्हें मिली और जम्मू कश्मीर के बारामूला में उनकी पोस्टिंग है। मेरा सीनियर लोग था, यहीं तैयारी करता था। उन लोग को देखकर हम लोग भी करते थे। उन लोग को पीछे पीछे भागते रहते थे। वो लोग समझाता था ऐसे करना है, ये करना है, बस वही राह पे चल रहे हैं। उसी पे हमारे गांव में सिलेक्शन हो जाता है। हर वर्ष 2-3 बंदे का सिलेक्शन होता ही है। जो भी इस ग्राउंड पे भागा है वो सफल नहीं हुआ है। असफल का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये होता है कि इस बार नहीं हुआ, उसमें रह गया, मेडिकल में रह गया, रिटर्न में रह गया, मेरिट में रह गया, लेकिन उसका सिलेक्शन होना ही है।
इस गांव में 3-4 पीढ़ियों से सेना में जाने की परंपरा चली आ रही है। इस गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं दिखता। या तो वो फौज में होता है या फिर जो फौज में नहीं जा पाए वो किसान बन गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी फौज में किस्मत आजमाने को तैयार दिखती हैं। गया से न्यूज बाइस्कोप के लिए आशीष की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। गोपालगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शनिवार को सुधा दूध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया है। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से गोपालगंज के कटैया प्रखंड के बेरिया में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रसंस्करण उद्योग का निर्माण होना है, जिसका आज सीएम ने विधिवत शिलान्यास किया है। इस दौरान भोरे विधायक शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आज सुधा डेयरी प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और भोरे व गोपालगंज की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज सुधा डेयरी प्लांट 1 लाख लीटर क्षमता के प्लांट का जो शिलान्यास किया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं और ख़ास करके गोपालगंज और भोरे की जनता विशेष करके आभारी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमडी जो कॉम्फेड के हैं उन्हें, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारी हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और जिला प्रशासन के डीएम, एसपी सहित उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से करवाया। करीब 60 करोड़ से ऊपर की लागत से ये बन रहा है और इसकी क्षमता आगे चल के 2 लाख लीटर प्रतिदिन भी हो सकती है। और इस पिछड़े दूर दराज के इलाके में इसके बहुत दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे यहाँ के किसानों पर। करीब 15,000 किसानों के मासिक आमदनी में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फिर वेटनरी डॉक्टर्स आएंगे, कैटल फीड, चारा इत्यादि बढ़ेगा। जो छोटे छोटे पार्लर्स और दुकानें खुलेंगी सुधा की, उसमें फ़ायदा होगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। 1 फरवरी से शुरू हो रही है इंटरमीडिएट की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। साथ ही अप्रैल तक परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री और विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मई से जून तक सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाएगा। 2025 से अब टॉपर की पुरस्कार राशि दुगनी हो जाएगी। टॉपर को 2 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपए और इंटरमीडिएट में चौथे और 5वें स्थान के लिए 30,000, मैट्रिक के लिए चौथे से 10वीं के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। आगामी वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा। इसके पश्चात मैट्रिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा। इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च अथवा अप्रैल 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके पश्चात सप्लीमेंट्री परीक्षा, जिसको कंपार्टमेंटल परीक्षा और उसके साथ साथ विशेष परीक्षा की आयोजन की भी संभावित तिथियों की घोषणा आज की गई है और उनके भी परीक्षा फल का प्रकाशन मई अथवा जून माह 2025 तक किए जाने का लक्ष्य। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बापू की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी के बापू सभागार में किया गया था। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
के साथ पहुंचे उपराष्ट्रपति ने 11 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। 30-35 साल पहले उनका और मेरा संसदीय जीवन एक साथ रहा और हम सभी मिलकर बैठते थे तो काफ़ी चर्चाएं भी होती थीं। वहीं उन्होंने छात्रों को वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को सरकारी नौकरी के बजाय स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा देश बदल रहा है और बापू के सपने के भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। पहले बिचौलिए हमारे देश में हावी थे, लेकिन अब बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर भी प्रहार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में स्वर्ण पदक दिया जाता है और मेरा परम सौभाग्य है कि आपके मुख्यमंत्री भी उस समय लोकसभा के सदस्य थे। मुख्यमंत्री जी भी उस समय मंत्रिपरिषद में थे, अनुभवी था। हम दोनों ने हालात देखे थे तब, हमने आज के हालात में देखे। मुख्यमंत्री तो खैर उन हालात के बदलाव के सकारात्मक केंद्र हैं और बड़ी छलांग आपका प्रांत के मामलों में लगा रहा है। उनका रवैया आदेशात्मक था, क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो रहा था और सोना गिरवी रखा जा रहा था। स्वाभाविक है, आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लबालब है। बी वोकल फॉर लोकल। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, जब देश में हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ट्यूशन छोड़कर छात्रों को भड़का रहे हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिल में दर्द हो रहा है। अरे नीतीश कुमार जी छात्रों के हित में काम करते हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे छात्र हमारे आगे बढ़ रहे हैं, राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है। जब कोई बेहतर काम होता है तो तेजस्वी यादव जी को सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं, इसलिए इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम पर आरोप लगाना, उंगली उठाना, यही काम करते रहते। अरे लाठीचार्ज तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। सरकार छात्र हित में काम करती है, कुछ लोग बहकाने में लगे हुए हैं। जो लोग बहकाते हैं छात्र को ट्यूशन छोड़ करके उन पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी उन पे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल चंसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के लाठीचार्ज बहुत ही दुखद है, मगर यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका एक कैरेक्टर रहा है। जब कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने आता है तब सरकार का सबसे आसान तरीका लाठीचार्ज बन जाता है और इस लाठीचार्ज की उन्होंने निंदा की है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी अधिकारी ने लाठीचार्ज किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो दोषी है। नहीं, देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है। कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, तो मामला वो ख़त्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है। एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसा सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए,
तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है। सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक। पूर्णिया के कला भवन में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ राजा सलहेस और मां बिहुला विषहरी राजकीय सम्मान समारोह महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति परंपरा को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार संस्कृति और विरासत को संजोने का काम करती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को करने वालों पर भी अब नकेल कसा जाएगा। राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होगी। अवैध खनन की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से इनामी राशि भी दी जाएगी। हमारे सांस्कृतिक विरासत नए पीढ़ी को जानने का और उस क्षेत्र को गौरवान्वित करने का हम अपने सांस्कृतिक विरासत और विकास साथ साथ लेके चल रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों डबल इंजन की सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। अब यहाँ पर जो आर्ट गैलरी और हमारे प्रेक्षागृह जो अटल कला भवन के रूप में हम ऑडियो वीडियो की स्टूडियो की भी व्यवस्था बनाएंगे और संग्रहालय की जमीन उपलब्ध कराएंगे, संग्रहालय भी यहाँ बनाएंगे। ये पूरन माता की धरती है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक विरासत, विशेषता और विशिष्टता को आने वाले पीढ़ी और बिहार और देश को अवगत कराएंगे। मट्टी खनन खुलेआम हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? मिट्टी खनन में अब कोई रोक नहीं है, ये आप जान लीजिए। अभी हम जा रहे हैं, समय कम है। मिट्टी खनन पर हमने रोक बंद कर दिया। निजी अपने जमीन से मिट्टी खनन करेंगे, उसको न खनन पदाधिकारी न पुलिस पदाधिकारी पकड़ेगा। हमारे सांस्कृतिक विरासत नए पीढ़ी को जानने का और उस क्षेत्र। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।